हेलो एवरीवन। आज हम अपने रैपिड रिवीजन की सीरीज की नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द क्लास 10th और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान भी है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड, यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कार्बन से रिलेटेड है और कार्बन के ऊपर बेसिक कार्बन क्या है, कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी देखने को मिलती हैं, क्या क्या उसकी केमिकल रिएक्शन है एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए हम सिंबल लेते हैं C और पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टाइम पर इसमें K सेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। L सेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ये L सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इससे हमें दो बात मालूम पड़ जाती हैं। एक तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आंसर है 4। और कभी कभी लिख के आता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितने हो गए आपके 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में देखने को मिलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें हम तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल एंड देन वी हैव अ सेकंड सेल। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेल है आपकी K और ये सेल है आपकी L। क्लियर। आगे और पॉइंट की बात करते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ देखें तो ये एक आपका वर्सेटाइल एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हमने बात कर ली, वो कितने होते हैं 4। और अगर हम बात करें इसके ग्रुप नंबर की कि ये किस ग्रुप के अंदर आता है, तो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। सेकंड पॉइंट, अगर बात करें कि किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो जो इसका पीरियड नंबर है, क्योंकि इसमें 2 सेल बन रही हैं, 1 सेल 2 सेल, तो पीरियड नंबर है इसका 2। पीरियड नंबर कितना है 2। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ आता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं और ये क्या होता है। तो ये बनते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ये बात मालूम पड़ती है, कार्बन शेयर इट्स outermost electron with other element and formed covalent compound। यानी कि ये 4 अपने बाहर के जो यानी आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर एलिमेंट के साथ और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको कोवेलेंट कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इन कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी अगर हम बताएं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये तीनों स्टेज के अंदर, तीनों फेज में पाया जाता है। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। तीनों फेज के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें कि कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। मेन अगर हम बात करते हैं यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के अभी हमें, जैसे हम तीसरे चैप्टर के अंदर वो पढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यहाँ नहीं होती, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। यहाँ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, वो मोस्टली हार्ड होते हैं। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हमें देखनी होगी। इसके हमारे ये प्रॉपर्टीज समझेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों लो होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर लो, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो ही बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है कि किस किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और कैसे कैसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट बॉन्ड। अगर बॉन्ड की बात करें तो 3 टाइप्स के बॉन्ड हमें पढ़ने हैं, होते हैं भी हैं 3 टाइप की, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल को डिनोट करने के लिए हम सिंगल लाइन लेते हैं, डबल को डिनोट करने के लिए डबल लाइन लेते हैं और ट्रिपल को डिनोट करने के लिए हम 3 लाइंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में एक लाइन लगाता हूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिंगल बॉन्ड को। अगर मैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल लाइन यूज करता हूं तो ये है आपका डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन से बीच में कार्बन में 3 लाइन का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इन बॉन्ड के बेस पर कंपाउंड के नाम चेंज हो जाते हैं, जो मैं आगे करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम कुछ एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन की अगर हम बात करें H2 तो ये सिंगल बॉन्ड से बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे बनाते हैं इससे, हम ऐसे बनाते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी एक और हाइड्रोजन लिया हमने, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपनी सेल को ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इस तरीके से आप दिखा देंगे। इस वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस तरीके से ऐसे डिनोट करा जाएगा। और इसका मीनिंग होगा कि ये दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड क्रिएट करेंगे, जिससे हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H और दोनों जुड़ के बन जाता है फॉर्मूला H2। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हम याद रखेंगे, ये होता है H2। ऐसे आपका और किसी में भी देखने को मिलता है तो एग्जांपल है आपका Cl2। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डबल बॉन्ड की। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हमें एग्जांपल याद रखते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल याद रखना है कि एग्जांपल है O2। कैसे बनता है इसे देखते हैं हम। O2 को बनाने के लिए ऑक्सीजन आपकी एरी, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ ले ली। ऑक्सीजन की अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। कितना होता है, 8। और इन 8 नंबर के बेस पे देखें तो हम अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 आ गए के सेल में, एल सेल में आएंगे 6। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों साइड ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इन द सेम सेंस 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू कंप्लीट इस ऑक्टेट, और ऑक्टेट को पूरे करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से आपका एक इस तरीके से 8 का ये, और एक इस साइड से 8 का ये। आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 2 ये इंक्लूड करें 8। और इस तरीके से इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे O डबल बॉन्ड O, यानी कि O2। ये होता है हमारा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कि ट्रिपल बॉन्ड से के एग्जाम्पल क्या है और कैसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारा एग्जाम्पल होता है नाइट्रोजन का, N2 नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, अगर कह रहा हूँ नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो सबसे पहले के सेल में जाएंगे 2 और 2 इसमें से चले गए तो बचे कितने 5। तो एल सेल में आएंगे 5, 2 and 5। तो 5 हमें डिनोट करने पड़ेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, N और इसके चारों साइड 5। तो एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए, क्योंकि इसे 3 की डिमांड होगी तो इस तरीके से हम 3 को 1 साइड लिख लेते हैं शेयर करके दिखाने के लिए। और अब इसके ऑक्टेट को पूरा कीजिए। तो 1 2 3 4 5 हमें दिख रहे हैं,
3 ये इंक्लूड कर लीजिए, होगा 8। ऐसे इस वाले में भी 1 2 3 4 5 है, 3 ये इंक्लूड कर लीजिए, ये भी हो गया 8। और इस तरीके से अगर आप बॉन्डिंग क्रिएट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 3 बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N एंड दैट विल बी इक्वल टू N2। तो इस तरीके की हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करे हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। सपोज करो हम एक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, सिंपल एक गैस लेते हैं और हमने लिया मीथेन, जिसका हम फॉर्मूला होता है CH4। इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप कार्बन को लिख दीजिए और कार्बन के चारों साइड जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिख दीजिए जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, क्लियर। अब इन चारों के चारों साइड हमें 4 हाइड्रोजन को इंक्लूड करना है। तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिखता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, क्लियर। अब इनके बीच में मुझे बॉन्डिंग शो करनी है। इसके भी इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं, यहाँ मैं इसे ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। और अब इनके हम ग्रुपाइज करते हैं। अब हाइड्रोजन को अपनी स्टेट पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती है और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती है, फाइनल लास्ट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इसको हाइड्रोजन को ये 2 मिल जाएंगे, इस हाइड्रोजन को ये 2 मिल जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 आ गए, ऐसे ही इस हाइड्रोजन के पास ये 2 आ गए। अब हमें कार्बन को काउंट करना है। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 4 तो कार्बन के ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, साथ में ब्लू वाले को भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा। ये 4 इसके अंदर इंक्लूड कर ले जाएंगे ऐसे करके, तभी आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे, जिसके आपको बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक फॉर्मूला देता है, उसके बेस पर आपसे कहते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाइए। तो आई होप आप ये कर लोगे। कुछ एग्जांपल्स वगैरह और कर लेंगे हम बाद में, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बने, जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम हो। हम बाकी प्रैक्टिस की वीडियोज़ बाद में देख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमें डिस्कस करना है एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स की बात करी जाएगी। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं? तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं जो आपको याद रखना है। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, ये आपके हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और इन तीनों कार्बन के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बात, मतलब एक कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। कभी कभी हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रिटल, कि ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है, हिंदी में से बेसिकली भंगुर बोलते हैं। कोई ऐसी चीज जिसे हम अगर स्ट्राइक करें तो वो चूरन की तरह, मतलब आपका पीस में हो जाए, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल, जैसे रेत के दाने होते हैं, इस तरीके से वो आपका टूट जाए एक बार में हिट करने पर, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। तो ग्रेफाइट जो होता है वो ब्रिटल होता है। आपने पेंसिल के आगे की चोंच को देखिए, अगर आप उसे तेजी से हिट करेंगे तो वो आपका चूरा चूरा हो जाएगा, तो ये हम कहते हैं उसे ब्रिटल है। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें इसमें ग्रेफाइट के बारे में, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट की निब पड़ी हुई है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। कई सारी एक्टिविटीज आप चाहो तो उसमें देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च मार के, जिसके थ्रू ये दिखाया हुआ है कि करंट पास होता है या फिर नहीं। वैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर इसके अंदर आपको याद रखनी है इसकी शेप, की ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो होती है हेक्सागोनल शेप होती है। ये आपको याद रखना है, हेक्सागोनल शेप इसमें देखने को मिलती है। एंड एक और प्रॉपर्टी इसे याद रखते हैं और वो है इसके अपीयरेंस के बारे में। तो ये यूजुअली ब्लैक इन कलर होता है और ओपैक होता है, ठीक है।
यानी ट्रांसपेरेंट वगैरह नहीं है, ये ओपैक है। जैसे कि डायमंड की बात करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए यहाँ ओपैक वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि जिसके थ्रू हम आर पार नहीं देख सकते। ओके, चलते हैं डायमंड पर। अगर डायमंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो डायमंड की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं फटाफट। डायमंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखें तो डायमंड पहली बात सबसे पहला कि ये हार्डेस्ट मटेरियल है, तो ये हार्ड होता है। दूसरा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो इसकी जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप इसमें देखने को मिलती है। और ये होता है आपका कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, और साथ में होता है ट्रांसपेरेंट। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेफाइट और डायमंड। जबकि आपको देखें तो दोनों के दोनों एलोट्रॉप किसके हैं, कार्बन के हैं, यानी दोनों बने कार्बन से हैं, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, और लास्ट और फाइनल जो है वो है हमारा थर्ड वाला, जिससे हम बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। वो एक क्लास को आता है जिससे हम बोलते हैं फुलरीन। फुलरीन वो क्लास है जिससे बिलोंग करता है। तो इसी में हमें पढ़ना है C60 मॉलिक्यूल के बारे में। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पूरा नाम बड़ा है तो आप पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बकमिंस्टर फुलरीन। क्लियर? तब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, कैसा होता है। तो ये होलो केज होता है कार्बन का, होलो केज ऑफ कार्बन, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका लगता है हमें। और इसके दो टाइप के मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, एक मिलता है C60 और एक इंक्लूड करता है ये C70, जो इसके दो मेंबर्स हैं बेसिकली फुलरीन के। और इसकी अगर हम शेप की बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया, शेप लाइक फुटबॉल, यानी जो इसकी शेप होती है वो किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह होती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, अगर शॉर्ट MCQ के बेस पे याद रखें, वैसे तो हम पूरा नेचर पढ़ते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, लेकिन अभी आप याद नहीं कि लॉन्ग कार्बन या लार्ज कार्बन, हम ऐसे लिखते हैं लार्ज कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उसका आपसे रीजन पूछेंगे, तो रीजन आपको याद रखना है कि इसके दो रीजन है कि इतने सारे लार्ज फॉर्म के अंदर कंपाउंड क्यों बनते हैं। तो दो रीजन में सबसे पहला रीजन आप याद रखेंगे, एक तो एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है टेट्रावैलेंसी। क्लियर? तो ये आपको दो प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ओके, अब आगे चलते हैं और अब हमें डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब मैं इसे रख कर देता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स नाम से मालूम पड़ता है। हाइड्रोकार्बन को हम बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, सिंपल सी बात है। और इसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। और सिंपल सी बात इसमें याद रखनी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होते हैं कंटेन सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। जबकि इसके अंदर आप क्या करेंगे, दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, लाइक दिस। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ये इनकी बात आपको याद रखनी है। इसके बेस पर इनको नेम भी जाते हैं। अगर हम और पॉइंट्स की बात करें कि इसके बारे में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, कि ये ऑलवेज एल्केन्स बनाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके दो डिफरेंट नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा एल्कीन फॉर डबल बॉन्ड और एक हो जाएगा आपके पास एल्काइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से आप कह सकते हो।
इनके बेस पर यहाँ पर इनके कुछ बेसिक फार्मूलाज भी होते हैं, जैसे एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन के रेस्पेक्ट में फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, और इस एल्काइन के रेस्पेक्ट में जो फॉर्म होता है वो होता है CnH2n-2। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लिखते हैं जब भी इसमें डिफरेंस आता है तो। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज के ऊपर। होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब होमोलोगस सीरीज के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट पहले हम याद रख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा, यानी किसी भी होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो ऑलवेज सेम रहता है, यानी सेम जनरल फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट है इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहेगा, तो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर ये बिलोंग करते हैं एक ही ग्रुप से। सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इनका जो जनरल प्रिपरेशन का जो मेथड होता है वो भी सेम रहता है, यानी सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी सबके के लिए जो प्रिपरेशन का मेथड रहेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, यानी सेम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे सिमिलर रहेंगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलैरिटीज हो करेगी, उसमें सब में सिमिलर देखने को मिलेंगे। इनके सक्सेसिव नंबर को अगर देखा जाए तो उनमें डिफरेंस होगा CH2 का, तो हम ऐसे लिखते हैं सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2। और इसी तरीके से अगर हम इसके सक्सेसिव मेंबर्स को मास के बेस पर देखें, उनके मास के बेस पर देखें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय 14U। तो ये 14U कुछ नहीं है, बस इस CH2 से ही आया हुआ है। आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो, जैसे CH2, तो C का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस में 2 इंटू में H की वैल्यू होती है 1, तो 12 प्लस में 2 1 जा 2, तो ये होगा 12 प्लस में 2 इक्वल टू 14, एंड U इज द एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम बोलते हैं यूनिट मास। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास 3 सीरीज आ गई जिसे हमें स्टडी करना है। एक है एल्केन, दूसरी है एल्काइन, और तीसरी है एल्कीन। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, मैं ऐसे लिखता हूँ इन्हें जिससे आपको इसका फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले लीजिए एल्केन, देन आप लीजिए एल्कीन, एंड फाइनल टर्म में आप लीजिए एल्काइन। अब एल्केन में पहचान सिंगल बॉन्ड होगा, एल्काइन में डबल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका यह, आप लिखिए हर किसी में CnH2n, इसमें भी लिखिए CnH2n, और इसके अंदर भी लिखिए CnH2n, और बस सबसे ऊपर वाले में +2 ऐड कर दीजिए और सबसे नीचे वाले में -2 ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे इनके जनरल फॉर्मूला। इजी है। तो इस तरीके से हमें ये बात याद रखें किस तरीके से एल्केन और एल्कीन, इसके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे इसका फर्स्ट मेंबर अगर हम लिखें तो ये होता है CH4, सेकंड मेंबर होगा C2H6, थर्ड मेंबर होगा C3H8। ऐसे दूसरे वाले को देखो तो इसका कंपाउंड होगा, सबसे फर्स्ट कंपाउंड होगा C2H4, इसका होगा C3H6, एंड देन वी हैव नेक्स्ट कंपाउंड होगा C4H8। यानी हर बार आपको सिर्फ CH2 ऐड करते चले जाना है। जैसे इसमें देखिए अल्काइन में तो C2H2, यहाँ 2 यहाँ 2, इसमें CH2 ऐड करोगे तो C हो जाएगा 3 और H हो जाएंगे 4, फिर इसे ऐड करोगे तो C हो जाएगा 4 और H हो जाएंगे 6। तो इस तरीके से इसके कंपाउंड बनते हैं। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, और ये आपके थर्ड मेंबर है। ऐसे आप कोई सा भी मेंबर बना सकते हो, बस आप उस n की जगह वैल्यू पुट कर दोगे जिस नंबर को आपको निकालना है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है इसके अंदर ब्यूटेन्स के बारे में। और ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में भी एक चीज़ है यहाँ पर जो हमें टॉपिक पढ़ना है, वो है आइसोमर। और अभी तक जितने भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है
CBSE के अंदर वो हमेशा आइसोमर का, ब्यूटेन का आइसोमर पूछता है। तो मैं आपको वही करा रहा हूँ कि ब्यूटेन का आइसोमर कैसे लिखते हैं। तो ब्यूटेन आइसोमर्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आपको 2 आइसोमर्स उसके ड्रॉ करने हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो एक तो आपका N ब्यूटेन होता है जिसमें सिंपल है CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये तो है हमारा N ब्यूटेन। जबकि दूसरे में अगर गए तो यहाँ पर ये जो CH3 है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जिससे कुछ इस तरीके से दिखता है CH3 CH2 नॉट 2 सॉरी CH एंड CH3 और एक CH3 आ जाएगा नीचे, यानी इस CH3 ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर शिफ्ट करा है। तो ये जो है आपका, ये कहलाता है आपका दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है। देखिए मिथाइल और 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये थे हमारे आइसोमर्स जो हमें देखने थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बन। हमें यहाँ पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ कार्बन। तो 4 रिएक्शंस हमारी बुक के अंदर दे रखी हैं क्लास 10th में, 10th की साइंस में। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंबसन। तो कंबसन के रिएक्शन में आपको करना है तो सिर्फ आपको O2 से उसे रिएक्ट कराना है। किसी भी आप हाइड्रोकार्बन वगैरह को ले लो, जैसे CH4, आप जब इसे रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से तो इट विल कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस में H2O, और साथ में लिख लेंगे जो आपको लिखना है हीट एंड लाइट। ये है आपकी कंबसन। कोई भी कंपाउंड आपको दे, आपको बस याद ये रखना है कि अगर उसमें हाइड्रोकार्बन दे रहा है तो आपका ऑलवेज CO2 प्लस में H2O निकलेगा। लेकिन अगर वो खाली कार्बन दे दे, यानी सिर्फ आपको कार्बन दे दे और कहे कि अब इस रिएक्शन को सॉल्व कीजिए, तो आपको CO2 प्लस में H2O नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, साथ में हीट एंड लाइट, साथ में हीट एंड लाइट। ये रिएक्शन है कंबसन के बारे में। चलते हैं सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट की जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इसमें हमें करना क्या होता है, ये कन्वर्जन है एक टाइप का, आप याद रखें इसे। ये कन्वर्जन है जिसमें हम एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब एल्कोहल की पहचान होती है कि उसके पीछे OH ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक की पहचान होती है कि उसमें COOH लगा होता है। चलिए, जो हमारी बुक में रिएक्शन दी है हम उसे करते हैं। हमने एक इथेनॉल लिया है C2H5OH, यह है आपके पास इथेनॉल, और इस इथेनॉल को कन्वर्जन करना है हमें किसमें, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट होता है, CH3COOH ये कन्वर्ट होता है। बहुत बार ये रिएक्शन पूछे जाते हैं इथेनॉइक एसिड। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तरह, यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने होते हैं। तो या तो आप लेते हैं एल्केलाइन KMnO4, या फिर आप लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, और साथ में आप इसे हीट कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल से आपको मिल जाएगा इथेनॉइक एसिड, यानी आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये थी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे कोर्स में, इसमें आपको नोट रखने वाली याद रखनी है, ये जो यहाँ पर पूछी जाती है कि ये क्या है, ये दोनों, तो ये बोथ आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी एडिशन रिएक्शन, यानी तीसरी रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर हम एक इथेन कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे और उसे सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज कर देंगे। यानी एक आपका जो इथेन कंपाउंड है वो इथेन में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एल्कीन कंपाउंड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एल्केन में। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये भी एक टाइप का कन्वर्जन है, ऐसे लिख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ एन एल्कीन इनटू एन एल्केन। यानी एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर। चलिए इसका एग्जांपल लेके
इसे करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ ये एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके अंदर मैंने दोनों के साथ आपको एक आर ग्रुप ले लिया। इस आर की जगह कुछ भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना क्या है वो समझिए बस। यहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम कैटेलिस्ट लेते हैं और वो लेते हैं हम निकेल कैटेलिस्ट, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे H2 हाइड्रोजन। अब इन हाइड्रोजन को आपको शिफ्ट करना है यहाँ पर। यहाँ कैसे शिफ्ट होंगे, आप यहाँ पर इसके बॉन्ड को ब्रेक करिए। कैसे, देखिए C यहाँ पर था, यहाँ पर ऊपर R था, इसके साथ एक और R था, ये वाला और ये वाला। एक जगह पर आपको अब सिंगल बॉन्ड लगाना है, और जहाँ डबल बॉन्ड पहले था, यहाँ देखो आप डबल बॉन्ड था, इस जगह पर डबल बॉन्ड था, अब आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना है, और सिंगल बॉन्ड लगा के कार्बन को फिर से उसी तरीके से लिख देना है R R, और नीचे एक लाइन बनानी है। और ये जो लाइन आपकी ब्लैंक है, ये वाली और ये जो लाइन ब्लैंक आई है, इन दोनों पर आपको हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो ये बन गया आपका एल्केन। और ये क्या था, एल्कीन, यानी एक एल्कीन को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्केन में। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन को हमने ऐड करा है। क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इसलिए आप इसे याद रखोगे। आल्सो कॉल्ड, इसे एक और नाम से आता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चंस के अंदर लिख के आता है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस को बताइए, तो वो आपका इस तरीके से होती है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है, और वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमें इसमें देखनी है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूट, एक चीज को आप हटाओगे और उसकी जगह दूसरी चीज को लगाओगे। तो देखिए कि रिएक्शन कैसे होती है। फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखनी है, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगी। और इसके रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग CH4 एंड वी विल रिएक्ट विद Cl2। जैसे हम इसे Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो एक H इसमें से निकलेगा, और उस H की जगह एक Cl यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट होगा, Cl, एक Cl आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो एक Cl यहाँ अभी भी बच जाएगा। अब ये Cl जो यहाँ से H निकला है, इसके साथ मिलके HCl बनाएगा। तो कैसे हो जाएगी रिएक्शन, देखते हैं इसे। दोबारा से मैं बना देता हूँ आपको, अगर ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा हो, शायद कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया मैंने। तो दोबारा देखते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास था CH4, और उससे हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 से। तो रिएक्शन क्या होगी, जब इसमें से एक H आप निकालोगे तो यहाँ CH3 बचेगा, CH3, और क्योंकि हमने यहाँ से एक Cl जोड़ा है तो CH3Cl ये मिलेगा। जब एक Cl यहाँ से चला गया तो एक Cl अभी बचा हुआ है, वो Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा HCl। यहाँ आपको लिखनी है सनलाइट। इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक इसके ये सारे हाइड्रोजन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाते। तो कैसे हो जाएगी, देखिए फिर से आप CH3Cl को ले लीजिए और उसे रिएक्ट करा दीजिए Cl2 से। फिर रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर हम सनलाइट लेंगे, तो मैं इसे H ऐसे भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से एक Cl जाएगा और एक H रिमूव होगा। जब यहाँ से एक H रिमूव होगा तो फॉर्मूला बचेगा CH2, लेकिन एक Cl ऐड हो गया तो ये हो जाएगा Cl2 प्लस में HCl। फिर आप ले लीजिए CH2Cl2 प्लस में Cl2। जब आप इसमें फिर से H लेंगे तो एक H यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर Cl आके जुड़ जाएगा, तो एक H रिमूव हुआ तो बचा CH, और Cl जुड़ा तो हो गया Cl3, और प्लस में फिर से HCl। देन फिर से आप इसे ले लीजिए CHCl3 प्लस में Cl2, और फिर आप उसे दोबारा से सनलाइट के प्रेजेंस में कराइए। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे ये हो जाएगा, इस बार H भी ये रिमूव हो गया, Cl आके जुड़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा CCl4 प्लस में HCl। इसका स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका कभी कभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाने को दे देते हैं। तो ये थी सारी टाइप की रिएक्शंस जो इससे रिलेटेड थी। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो हमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सेगमेंट बचा है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बारे में इसके अंदर रख नहीं रहा हूँ।
उस वीडियो के अंदर मैं इसमें सिर्फ आपका जो कंपाउंड है, जिसमें मैं 2 कंपाउंड पढ़ने, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दोनों को मैं उसके अंदर इंक्लूड करूंगा और उसकी रिएक्शंस को इंक्लूड कर दूंगा। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और उसमें से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक द video, press the like button and share with your friends. Thank you so much.